और एक्सरे क्या है? इन्वर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, उसी का इन्वर्स इफेक्ट है। तो एक्सरे प्रोडक्शन में जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, शुरू में बहुत पहले एक ही एक्सपेरिमेंट होता था जो आप लोगों ने पढ़ा है, जे थॉमसन, चैडविक, ये सब लोग, रदरफोर्ड, ये सब लोग क्या कर रहे थे? डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते थे। डिस्चार्ज ट्यूब में एक ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले प्लेट, एक ट्यूब के एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले प्लेट पे टकराता था। तो वहाँ पे एक ही चीज़ सब लोग सर्च कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है कैथोड से प्लेट पर, तो उसी की प्रॉपर्टी, उसी के बारे में लोग जानना चाहते थे। तो उसी समय का एक्सपेरिमेंट है। सब लोग एक ही काम करते थे, फील्ड इमिशन और इलेक्ट्रॉन से कितनी करंट आ रही है और उसकी जनरल प्रॉपर्टी, जैसे स्पेसिफिक चार्ज क्या है, स्पेसिफिक चार्ज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये नॉलेज सब लोग गेन कर रहे थे। तो उसी टाइम एक लोग थे विलियम रॉन्जन, उन्होंने भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। विलियम रॉन्जन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जर्मनी के ये साइंटिस्ट और विलियम रॉन्जन इनका नाम था, और इन्होंने ही ये प्रैक्टिकल किया था। अभी जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको सुनो। विलियम रॉन्जन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इसी को समझना है। इन्होंने 1895 में ये एक्सपेरिमेंट किया था इन 1895 ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। और बच्चों, इन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला पहला फिजिक्स का, ये इन्हीं को मिला है, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन 1901 में। तो एक्सरे मशीन को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। जो इन्वेंटर थे, इन्होंने बनाया था, विलियम रॉन्जन ने एक्सरे का रिसर्च किया, इस एक्सरे की प्रॉपर्टी बताई, इसके लिए इनको वो प्राइज़ दिया गया था। अब देखो, ये प्रैक्टिकल क्या कर रहे थे, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब था और उसमें वैक्यूम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो जो उधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो एयर को आयनाइज करेगा, एयर से कोलिजन होगा, तो क्या होगा? आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन जब होगा तो रेडिएशन प्रेशर होगा और वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो वैक्यूम क्रिएट किया जाता था, डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम हो, और वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे कि देखते हैं क्या होगा। तो इन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट जब कर लिया तो एक बैग में जिंक सल्फाइड रखा था, और वो कुछ ब्राउन कलर का था, जैसे ये कोचिंग का नीचे वाली दीवार है इस कलर का था। और उसके बाद जब वो बैग खोला तो एकदम पूरा ब्लैक हो गया था। अब इनको बड़ा टेंशन हो रहा था कि इसका कलर कैसे चेंज हो गया। और तब इन्होंने पकड़ा कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसके सराउंड में जितने भी वो चीज़ें रखी हैं, जिंक सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, इस तरह की चीज़ें, वो कलर ही चेंज हो गया। कलर चेंज होना मतलब उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो बदल दिया उसके रंग को। तो उसे हमने क्या बोला? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रे, इस रे में एक केमिकल प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी सनलाइट में नहीं थी, ये प्रॉपर्टी इंफ्रारेड में नहीं थी, ये प्रॉपर्टी अल्ट्रा वायलेट में नहीं थी, ये प्रॉपर्टी केवल इसी में थी। जो विजिबल लाइट है उसमें नहीं थी, किसी में नहीं थी, ये अलग तरह की प्रॉपर्टी थी। अब इन्होंने जो इनका एक्सपेरिमेंट था अब उसको अरेंजमेंट समझाते हैं। तो पहले पूरी बात कर लें। तो जो रेज आई, जो बाकी प्रॉपर्टी बाकी रेज में प्रॉपर्टी नहीं था, तो इसका नाम क्या पड़े। तो जैसे कोई कहानी सुना रहा हो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुका हो और कहानी सुनाने वाला किसी का नाम लेना चाह रहा है कि उसके साथ ऐसा कुछ, तो उसका नाम ही भूल जाए। तो बोलता है कि अरे क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, क्या नाम था। तो जो सुन रहा होता है अरे मान लो XYZ आगे चलो, हाँ कि कुछ मान लो आगे बताओ। तो ऐसे इन्होंने सोचा कि इसका नाम क्या रखें। तो लोग जैसे बोलते हैं कि कुछ मान लो XYZ, तो उन्होंने कहा कि XYZ में X मान लो और उसी X को मान लिया। बोला कि जब इसका नाम पता चलेगा तो लिख देंगे, अभी X मान लो। जैसे बोला गया महेश के पास कितना पैसा था, मान लो X रुपए, बाद में X का मान निकाल लेते हो। ऐसे इन्होंने भी नाम दे दिया रैंडमली कि X मान लो और तब से लेके आज तक कोई X ही रह गया। तो उसी को हम लोग क्या नाम दिया, एक्स रे। अब कोई दूसरा बनाए होते तो वाई रे बोलते, अब तीसरा बनाए होते जेड रे बोलते, लेकिन एक ही बनाए, अच्छा था कि X रे ही रह गया। तो बच्चों ये विलियम रॉन्जन ने इन्वेंट किया। अब वो डिस्चार्ज ट्यूब कैसा था उसको बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। एक्सरे ट्यूब। अब सबसे पहला तो काम है एक्सरे ट्यूब बनाना। अब एक्सरे ट्यूब बनाएंगे। ये बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा स्फेरिकल दिख रहा है ना आपको, स्फेरिकल था भी, ये स्फेरिकल है। इसका नाम है कूलिज ट्यूब। कौन सा ट्यूब बोला, कूलिज ट्यूब। कूलिज भी साइंटिस्ट का नाम ही है, वो एक डिजाइनर थे, उन्होंने बनाया था और उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा था कूलिज ट्यूब। कूलिज ट्यूब। पहला सवाल है कि ये जो ट्यूब है इसका शेप स्फेरिकल क्यों है। देखो एक एक चीज़ बनाएंगे और शांति से इसको देखते सुनते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं और यह है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम पंप। क्या बोला, वैक्यूम पंप। को बंद कर दिया। ये वैक्यूम क्रिएट करता है ताकि रेडिएशन प्रेशर बढ़े ना। अब वो स्फेरिकल क्यों है पहले उसको समझ लेते हैं। इस साइड में छोटा छोटा बात भी लिखते रहेंगे। शेप स्फेरिकल क्यों है, कूलिज ट्यूब का शेप स्फेरिकल क्यों है। अब स्फेरिकल शेप होने का कारण क्या है बच्चों। यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर आएगा, आयनाइजेशन होगा, कुछ न कुछ एयर मॉलिक्यूल रहेगा, तो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर आएगा।
और ये रेडिएशन प्रेशर हमने माना P है। तो रेडिएशन प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा, फार्मूला पढ़ के सुनाओ। फोर्स F बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो उतना ज़्यादा समस्या भी होगा, ब्लास्ट होने का चांस होगा। मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। प्रेशर तो आएगा, प्रेशर इंटू एरिया बराबर फोर्स होगा। तो बच्चों अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो बात यह है कि स्फेरिकल क्यों है, तो अब उसका आंसर आप लोग ये बताएंगे कि सबसे कम एरिया किसका होता है, स्फेयर का होता है। स्फेयर से कम एरिया किसी ज्योमेट्री का नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम है, इसका एरिया मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। तो अगर एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम है तो फिर रेडिएशन फोर्स आल्सो मिनिमम, और रेडिएशन फोर्स जब मिनिमम है तो ये डैमेज नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा। तो रेडिएशन फोर्स कम से कम लगे, इज मिनिमम। बस यही कारण है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, टीचर लिख देते हैं कि वाई कूलिज ट्यूब इज स्फेरिकल, तो उसका आंसर क्या है, रेडिएशन फोर्स इज मिनिमम। बस यही उसका आंसर रहेगा। रेडिएशन प्रेशर मिनिमम नहीं, क्या मिनिमम, रेडिएशन फोर्स मिनिमम होगा। अगर अब स्फेरिकल के अलावा कोई और ज्योमेट्री ले लो आप, सिलेंड्रिकल ले लो या और भी कोई ज्योमेट्री ले लो, तो ज़्यादा एरिया मिलेगा तो फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये कारण है स्फेरिकल होने का। तो एक बात समझ में आया, स्फेरिकल क्यों है। अब बच्चों सुनते रहेंगे और अपनी रफ्तार भी ठीक करे रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ को समझने के लिए बहुत शांत होना पड़ता है, तभी समझ ही आता, नहीं आएगा ही नहीं समझ में। इसका थोड़ा चित्र सही कर लो, वरना अच्छे से बना लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कूलिज ट्यूब बन के तैयार। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पे बनाया फिलामेंट। क्या बनाया, फिलामेंट। ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट लगा दिया। अब इस फिलामेंट में करंट फ्लो कराने के लिए ये बच्चों लगाया गया बैटरी। ये बैटरी लगा दिया। ये बैटरी लो वोल्टेज बैटरी है, इसलिए इस बैटरी का नाम है LT। LT नाम लिखा है। अभी LT क्या है उसको इसी साइड में कहीं लिखेंगे। देखो आधा दिखेगा उधर, आधा दिखेगा इधर। इधर मैं मिटाता रहूँगा, कुछ न कुछ लिखता रहूँगा। देखो ये जो LT है, LT का मतलब होता है लो टेंशन बैटरी, लो वोल्टेज मतलब। पर ये फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है तो उसी लैंग्वेज को लिखा जाएगा जिस लैंग्वेज में इसको उन्होंने लिखा था, रंजन ने लिखवाया था। तो बच्चों ये लो टेंशन बैटरी है। LT बैटरी मतलब कम वोल्टेज की बैटरी है, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, इस तरह से। मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है। अब ये लो टेंशन बैटरी है। जब इस बैटरी से इसमें करंट फ्लो करेगा फिलामेंट में, बच्चों इसमें करंट फ्लो करेगा, तो इस करंट फ्लो करने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल्ड बाय फिलामेंट करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, जब ये हीटर टाइप का है ना, कॉइल टाइप का बनाया है, तो जब कॉइल टाइप का है और इसमें बैटरी में करंट फ्लो करेगा किसी
हीटर में जब करंट फ्लो करता है तो तार गर्म होता है, और जब तार गर्म होता है तो वहाँ से क्या होगा, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी अगर मिल गई इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन सब इमिशन होगा, और उस इमिशन को कहेंगे थर्मियानिक इमिशन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है, थर्मियानिक इमिशन है, इसे थर्मियान भी कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, और इमिटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने बढ़ाने के लिए हम क्या बदलेंगे, करंट। तो अगर ये कहा जाए कि ये फिलामेंट करंट से क्या कंट्रोल होगा, तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन कंट्रोल्ड बाय फिलामेंट करंट, बाय फिलामेंट करंट। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा, इलेक्ट्रॉन घटाना बढ़ाना है, फिलामेंट करंट घटाओ बढ़ाओ, तो फिलामेंट करंट का ये काम हो गया। अब थोड़ा और आगे समझो। अब बच्चों इधर आते हैं, यहाँ पे ये मेटल है, ये टारगेट मेटल है। टारगेट मेटल माने जिस पे वो आके इलेक्ट्रॉन टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन किस पे टकराएगा, उसी टारगेट मेटल पे जो मैंने टी लिखा है, टी माने टारगेट मेटल। अब उसको टारगेट मेटल के बारे में उधर लिखेंगे। देखो इधर उधर लिखा जा रहा, अपने कॉपी में सीक्वेंस में समझ के लिखेंगे या तो सुनते रहें, जो भी आपको लगे। ये टारगेट एलिमेंट है, एलिमेंट है, मेटल है। अब ये टारगेट मेटल होना क्या चाहिए, टारगेट एलिमेंट होना कैसा चाहिए। पहली बात तो नॉन रेडियो एक्टिव हो और हाई मास नंबर, क्या बोला, हाई मास नंबर और नॉन रेडियो एक्टिव। तो जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो हाई मास नंबर, हाई एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं आप, और नॉन रेडियो एक्टिव। तो बच्चों यहाँ पे आप ये लिखो हाई एटॉमिक नंबर, ज़्यादा सुटेबल वर्ड एटॉमिक नंबर होगा। हाई एटॉमिक नंबर, मोर एटॉमिक नंबर, एंड नॉन रेडियो एक्टिव, एंड नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव नहीं होना चाहिए, हैवी एलिमेंट होते हैं ना रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव नहीं लेना है बस। अब जैसे इसमें टंगस्टन ले लिया आपने, प्लेटिनम ले लिया, इस तरह के मेटल ले लिया। अब बच्चों ये जब इस पे इलेक्ट्रॉन आके टकराएगा ना तो टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो हमने क्या किया, इसमें एक ट्यूब लगा रहा है ऐसे, देखो ये बच्चों ये ट्यूब है। देखो इस ट्यूब में इधर से पानी डाला जा रहा है, CW माने कूलिंग वाटर,
कूलिंग वाटर, ठंडा ठंडा पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये इतना गर्म हो जाएगा कि अगर ये हीट नहीं निकालेंगे तो पिघल जाएगा, इसलिए इसमें कूलिंग वाटर डाला जाएगा। अब ये कूलिंग वाटर आ रहा है और इधर से बाहर हो जाएगा। तो जब बाहर हो जाएगा तो ये हीट को रिमूव करेगा, हीट रिमूव करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने नहीं पाएगा। और इसके अंदर से ये टारगेट मेटल को बाहर एक पतला सा तार ऐसे निकाल के बाहर ले आया, इस ग्लास ट्यूब से बाहर ले आया, और इसके बीच में हमें कनेक्शन करना पड़ेगा बैटरी। अब देखो इधर यहाँ नेगेटिव को ले आया और बच्चों ये ले आ रहा हूँ, उधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे मैंने इसको कनेक्शन दे दी। ये जो बैटरी है ये HT होता है, हाई टेंशन बैटरी, बहुत हाई वोल्ट। सबसे अच्छा तो है कि DC होना चाहिए। अब DC होना चाहिए, सबसे अच्छा रिजल्ट तभी आएगा। पर ये वोल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोल्ट होता है, 10-20 वोल्ट नहीं होता है, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वोल्ट लगता है। अब 5 लाख अगर वोल्ट बैटरी का इकट्ठा करेंगे तो 2-3 शहर की बैटरी लग जाएगी। तो लगाना तो हमें बैटरी ही चाहिए। अगर कोई पूछे तो DC सोर्स ही इफ़ेक्टिव है, और या तो दूसरा एक सोर्स और है, लो फ्रिक्वेंसी AC। एक बार पेपर में पूछा है JEE मेंस में कि सोर्स एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स होना चाहिए। उसमें DC नहीं लिखा था, बाकी सब लिखा था इधर उधर की बात, तो उसमें लेकिन एक लिखा था लो फ्रिक्वेंसी AC। तो अगर AC है आपके पास, DC नहीं है, तो फ्रिक्वेंसी कम से कम हो वो वाला AC लगाना, लो फ्रिक्वेंसी AC। लेकिन बेस्ट क्या है, DC। जो बेस्ट है वही यहाँ दिखाया जा रहा है। ये DC है, ये AC नहीं है। यहाँ पे R लिखा है, ये ना हो तब वो लगाना, लो फ्रिक्वेंसी AC। अब देखो ये हाई वोल्ट, ये वाली बैटरी आ गई। अब इतना ज़्यादा ये पोटेंशियल है कि इसके बीच का जो जोन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। मतलब जैसे गन से निकला हुआ बुलेट, वैसे फिलामेंट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत हाई स्पीड से आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो अगर बच्चों इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, थर्मियोनिक एमिशन, साथ साथ फील्ड इमिशन, और ये जाके टकराएगा तो वहाँ पे सेकेंडरी इमिशन होने का भी चांस है। तो इसमें सारे इमिशन है, एक्सरे में सब इमिशन जितने पढ़े वो सब है। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे टकराया, और जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर गया, टारगेट के अंदर गया, तो टारगेट के अंदर कोई वहाँ GT रोड नहीं बना है, इलेक्ट्रॉन दौड़ा चला जाएगा। उसके अंदर रजिस्टेंस है, और जब रजिस्टेंस है तो उसके अंदर जब एटम के अंदर ये घुसेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन। और जब रिटार्डेशन होगा तो क्रेनकॉव रेडिएशन, कौन रेडिएशन, क्रेनकॉव, CHRENCOVE, क्रेनकॉव रेडिएशन होगा। क्रेनकॉव ने बताया था कि जब कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो हमेशा हीट जनरेट करेगा। तो ये पूरा हीट जनरेट होगा, एकदम गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे फिर फोटॉन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, फोटॉन, प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ फोटॉन, बोलता प्रोटॉन है।
तो यहाँ से फोटान निकलेगा, ये फोटान निकल रहा है, और ये फोटान जब निकल के बाहर आएगा तो इसी फोटान का तमाम इफेक्ट देखा गया, और इसी रेज का नाम क्या पड़ा? एक्सरे। ये एक्सरे नाम पड़ा। यही है जो विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड से अलग बिहेवियर दिखाया, दिस इज नोन एज एक्सरे। और ये बच्चों ये फोटान है, ये दिखा है फोटान। तो अभी मैंने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि व्हेन फोटान इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस देन इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पे क्या था? फोटान से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ इलेक्ट्रॉन से फोटान निकला। तो बताओ इनवर्स है कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। समझ आया? अब जो एक्सरे मिला, अब उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, चित्र बन गया। अब चित्र बन गया तो उधर चलो, एक बात और सुन लो। ये वाला जो वोल्टेज है बच्चों, ये V वोल्ट है, यहाँ पे V वोल्ट है, V कैपिटल V लिखा है। कैपिटल V देखो वहाँ बना देना, लिख लेना, देखो कहाँ लिखा है। अब कैपिटल V क्या है? असल रेटिंग पोटेंशियल है। क्या नाम है? असल रेटिंग पोटेंशियल है। ये असल रेटिंग पोटेंशियल है, और इसका काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना। लो टेंशन बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन निकालना, और हाई टेंशन का काम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना। तो दो बैटरी क्यों लगाया है? एक का काम है इलेक्ट्रॉन का संख्या कंट्रोल करना, और दूसरे का काम है उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। दोनों के अलग अलग काम है। तो बच्चों असल रेटिंग पोटेंशियल होता है, ये होता है फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी कौन बढ़ाएगा? तो उसके लिए हमने हाई टेंशन बैटरी लगाई। तो दो बैटरी हुआ, एक LT और दूसरा HT। चित्र बना लिए थे? हाँ, धीरे धीरे इसलिए बनाया कि बना लो और समझ भी लो क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों अब हम लोगों ने इस रेज को एक्सरे बोला, जो यहाँ से जनरेट हुआ, एक्सरे बोला। इसका जो वेवलेंथ था वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में था। लो वेवलेंथ है, काफ़ी लो वेवलेंथ है। 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक, यही इसकी सही वैल्यू है। तमाम लोग फर्जी किताबों में उत्पटाक चीज लिखे हैं। ये रिजल्ट ये है। जितना लोग एक्सरे पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे सारे प्रैक्टिकल एक्सरे के हैं, तो इसका रियल वेवलेंथ यही होता है। बाकी किताब सिताब में तमाम उल्टा पुल्टा चित्र बना है, वो लोग कभी एक्सरे मशीन नहीं देखा होगा जो किताब लिखे हैं। अब 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक है। इसका भी दो पार्ट है, इसका भी दो पार्ट है, दो तरह की एक्सरे है। एक है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक। ये वाला जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ वाले एक्सरे का नाम है हार्ड एक्सरे। इसे हार्ड एक्सरे बोलते हैं। हार्ड एक्सरे किसके लिए होता है? फॉर रेडियोग्राफी, फॉर इन मेटलर्जी टू नो क्रैक्स एंड फ्लॉ। अभी समझा रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ समझाता हूँ। हार्ड एक्सरे होता है बच्चों, ये होता है एक्सरे। इसका यूज़ क्या है? हार्ड एक्सरे तो नाम पड़ गया, इसका यूज़ क्या है? तो आप सिंपल सा बात है कि ये मेनली होता है रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी ऑफ मेटल।
किसके लिए होता है? फॉर क्रैक्स एंड फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ, FLAW लिखो बस, क्रैक्स एंड फ्लॉ। जैसे कोई मान लीजिए कि पुल में हमें नट बोल्ट लगाने हैं, मेटल लगाने हैं, कोई बीम लगाना है, तो हम क्या करते हैं? उसका रेडियोग्राफी करते हैं। रेडियोग्राफी करते हैं मतलब एक्सरे करते हैं। अगर एक्सरे करेंगे तो उसमें कहीं क्रैक्स वगैरह होगा तो हमें, जैसे आदमी का एक्सरे होता है ना, तो वैसे हमें क्रैक्स वगैरह पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो उसको हम बदल देंगे। नहीं तो पता चला कितना महंगा ब्रिज बना रहे हैं, 2-2 हज़ार करोड़ रुपए लग जाते हैं, इतने पैसे लग जाते हैं, और उसमें एक भी मटेरियल गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ है, तो जब भी उसके ऊपर से कोई व्हीकल जाएगा तो जहाँ पे क्रैक्स है, जहाँ पे फ्लॉ है, कहीं अंदर कैविटी है, एयर पॉकेटिंग है, तो वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। और जब वाइब्रेट करेंगे तो पुल बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होता रहेगा, और उसी में कंटिन्यूअस अगर व्हीकल चल रही हैं तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा, और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा तो वो पुल गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो इतना ज़्यादा पैसे का एक तरह से लॉस हो गया। तो फिर वो इंजीनियर क्या करता है? एक एक चीज़ को चेक करता है ताकि उसमें जो भी मटेरियल लगे वो सही हो, तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा। तो इसका यूज़ क्या है हार्ड एक्सरे का? इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हार्ड एक्सरे कहाँ यूज़ होता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और बच्चों कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम में भी यूज़ होता है। कस्टम में क्या होता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन माने टाइप ऑफ मेटल क्या है, आपके पास कौन सा मेटल है कि नहीं है। जैसे कोई गोल्ड वोल्ड लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ, तो उसको पोर्ट वोर्ट पे लोग चेक करते हैं, तो उसका बैग तो सब नहीं खुलवाएगा, तो क्या करेगा? एक्सरे मशीन ऐसे चलती रहेगी, एक्सरे उसके अंदर से बैग को पास कराएगा, और जब उसमें कुछ होगा तो उसमें अलार्म बजने लगेगा, तब बोलेगा कि बैग खोल के दिखाओ, इसमें कुछ रखा हुआ है, और नहीं तो फिर अपना लेके जाओ। तो ये सब यूज़ होता है तमाम जगह। तो ये मेनली इंजीनियरिंग फील्ड में है, ये सारा यूज़ है। और बच्चों सबसे ज़्यादा यूज़ जो हम लोगों ने किया है ना, वो भी बता दूँ आपको। हार्ड एक्सरे का यूज फिजिकिस्ट लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया? क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी मतलब हम क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टल में कहाँ पे किस तरह से मेटल का एटम का कैसा अरेंजमेंट है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने एक्सरे से जाना। बहुत सारी चीज़ों को क्या जाना? इसमें हम लोगों ने डिफ्रैक्शन जाना। किसका डिफ्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन का। तो डिफ्रैक्शन भी हमने, एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन हमने पता करा, एक्सरे डिफ्रैक्शन। और इसके लिए एक लॉ है, ब्रैग्स लॉ। क्या लॉ है? ब्रैग्स लॉ। जब केमिस्ट्री में आपके टीचर सॉलिड स्टेट अगर पढ़ाए होंगे तो उसमें ब्रैग्स लॉ बताए होंगे। नहीं बताए होंगे तो चिंता मत करो, हम बता देंगे। ब्रैग्स लॉ बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सरे का डिफ्रैक्शन कैसे होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है, ये सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट से जुड़ी हुई हैं। तो डोंट वरी, हम डिस्कस करेंगे, हम बता देंगे आगे। जब हम मैथमेटिकल फॉर्म ले आएंगे सब दिखाएंगे कि ब्रैग्स लॉ क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है। अभी बस ऐसे नाम लिख दो बस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, मैं सब पढ़ाऊँगा आपको। जहाँ भी जो दिक्कत रहा करें तो मैं बता दिया करो, ये मत सोचा करो कि केमिस्ट्री है कि फिजिक्स है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री सब मैं जानता हूँ, मेरे सब आता है, जो बोलोगे वही मैं पढ़ा दूँगा। चलिए ठीक है, इधर सुनो अब। बस यहाँ पे 2-3 यूज हो गया, ये हार्ड एक्सरे की बात हो गई। बच्चों अब सॉफ्ट एक्सरे लिखेंगे। बस काम यही है आपका कि शांत होकर चीज़ों को सुनो, क्योंकि एक ही बार सबको आपको पढ़ना है, और जो आपको बताया जाए उसे ध्यान से सुनते रहें, नहीं तो कभी जान भी नहीं पाएंगे। बहुत से लोग कुछ जानते नहीं हैं, आला वाला करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। अब देखो दूसरा वाला जो जोड़ है इसका 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। बच्चों ये सॉफ्ट एक्सरे है।
ये सॉफ्ट एक्सरे कहाँ होता है? बायोलॉजिकल यूज़ है इसका, बायोलॉजिकल यूज़ मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। अब बायोलॉजिकल यूज़ में क्या क्या है, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। एक तो ये है, हम लोग रेडिएशन कराते हैं बायोलॉजिकल यूज़ में। पहला मैं लिख रहा हूँ ब्लडलेस सर्जरी। क्या बोला? ब्लडलेस सर्जरी। जब हमने एक्सरे मशीन बनाई तो डॉक्टर लोगों को मैंने इसीलिए दिया था। हमने मशीन बनाई तो डॉक्टर को ये बोला गया कि भाई तो लोग जब सर्जरी करता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो कर जाता है, और ब्लड बनने की कोई मशीन है नहीं यहाँ कि हम ब्लड बनाएं। अब हम ब्लड बनाने की मशीन भी बनाने वाले हैं। ब्लड बनाने के लिए स्टेम सेल वगैरह पे हमने काफ़ी काम कर लिया है फिजिकिस्ट लोगों ने, जिस पे वो टेक्निकली चीज़ों को जान गए हैं कि हम कैसे ब्लड प्रिपेयर कर सकते हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। तो उस समय क्या होता, ब्लड का बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तब एक्सरे का एक यूज ये समझ में आया कि जहाँ पे आपको सर्जरी करनी है तो वहाँ सर्जरी हो जाएगा, लेकिन वो सर्जरी ब्लडलेस है, ब्लड का वहाँ पे कोई ब्लड नहीं निकलेगा और वो काम हो जाएगा। जैसे आजकल जिनको कैंसर हो जाता है तो उसकी थेरेपी करते हैं एक्सरे मशीन जैसे रेडिएशन करते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ के सेल को वो डैमेज कर देते हैं और उसको खुरच के निकाल देते हैं, ताकि वो डेड हो गया तो फर्दर वो अपना ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह से हमने डॉक्टर के लिए बोला था ब्लडलेस सर्जरी में तुम लोग यूज़ कर सकता है। तो कभी यूज नहीं किया वो लोग, लेकिन कर सकता है। अब अभी भी हम ये कहते हैं कि तुम चाहो तो कर लो, हो जाएगा। तो एक तो ये काम हुआ। दूसरा बच्चों ये होता है जो अर्थराइटिक पेन होता है, जो ओल्ड एज में मालिक्यूलर बांड बन जाता है यहाँ पे, और वो जब मालिक्यूलर बांड बनता है बोन के बीच, और जब वो बोन घूमता है वहाँ से ये वाला जॉइंट, तो वो टूटता है तो बहुत पेन होता है। और उस समय लोगों को बहुत मुश्किल होता है, जो ओल्ड एज में जिनका वेट उठ जाता है उनको तो और भी मुश्किल है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, नी ट्रांसप्लांट। अब नी ट्रांसप्लांट मतलब घुटने का ट्रांसप्लांट किसके लिए होना चाहिए ये भी समझना चाहिए। अगर जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है तो उसका तो रिकवरी ही नहीं हो पाएगी ऑपरेशन के बाद। वो तो रिकवरी होते होते पता नहीं ईश्वर को क्या हो जाए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों का नी ट्रांसप्लांट नहीं होता है।